एक बच्चे का मेरे पास कमेंट आया था कि सर रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर एनाटॉमी समझ में नहीं आ रही, एनाटॉमी के बाद फिजियोलॉजी में प्रॉब्लम आ रही है। और ये जो वर्ड्स है ना, जैसे ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन, गेस्टेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, oogenesis, ओव्यूलेशन, ये सब कंफ्यूज करते हैं उसे। मैंने कहा ठीक है, इसके ऊपर जल्दी एक वन शॉट लेक्चर आएगा। ठीक है, बात कंप्लीट हो गई थी। पर उस बच्चे का वापस कमेंट आया, और इस बार कमेंट कुछ शायराना अंदाज में आया। पता है क्या आया? उसने लिखा, दर्द दिलों के कम हो जाते, ध्यान से सुनना, उसने लिखा, दर्द दिलों के कम हो जाते, स्पर्म और ओवम अगर फ्यूज हो जाते। मैंने कहा बेटा, अभी तो तुम्हें प्रॉब्लम आ रही थी ओव्यूलेशन में, इम्प्लांटेशन में, अब तुम्हें स्पर्म और ओवम की फ्यूजन का मतलब पता है? फर्टिलाइजेशन होता है। वो उसे पता था कि स्पर्म और ओवम जब फ्यूज होते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। तो फिर आपके सर कम थोड़ी ना पड़ते हैं। आपके सर ने भी कमेंट बैक करा कि बेटा, आजकल की जनरेशन जेन जी जनरेशन है, उसके लिए आप ऐसे लिखो कि दर्द दिलों के बढ़ जाते, दर्द दिलों के बढ़ जाते, धक धक बढ़ जाती, अगर स्पर्म और ओवम समय से पहले फ्यूज हो जाते। आई होप यू गेट इट। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन। मतलब कि आप मानो कि अगर फर्टिलाइजेशन होगा, प्रेगनेंसी भी कराऊंगा, पार्चुरेशन मतलब कि डिलीवरी ऑफ द बेबी भी कराऊंगा। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो। अरे मुझे नहीं बोलो, एक दूसरे को बोलो कि आज हम इसी क्लास में पार्चुरेशन भी कराएंगे। और उसके बाद देखेंगे कि किस पे गया, मम्मी पे गया, पापा पे गया, आंखें किस पे गई, बाल किस पे गया, बीमारी तो नहीं हुई। सब कुछ देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, बहुत ही डिटेल, बहुत ही डिटेल देखेंगे। इतना डिटेल कि रिप्रोडक्शन का फील आ जाएगा। एक एक चीज समझा दूंगा, सब कुछ समझा दूंगा कि कब कोइटस, सेक्स को क्या बोलेंगे? कोइटस बोलेंगे, कॉपुलेशन बोलेंगे। ठीक है, कॉपुलेशन, कोइटस, सेक्स कब करना सेफ है, कब करना सेफ नहीं है, किस केस में फर्टिलाइजेशन होगा, किस केस में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, पीरियड्स में, ब्लीडिंग में क्या होता है, सब कुछ बहुत ही डिटेल पढ़ेंगे आज हम। तो चलिए भाइयों और उनकी बहनों, स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्टार्ट करते हैं दर्द दिल को बढ़ाने वाला। ठीक है, अगर हमें पढ़ना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा सेक्स ऑर्गन। तो बात करते हैं सेक्स ऑर्गन की। सेक्स ऑर्गन दो तरह से होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक होता है आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। आई रिपीट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले सेक्स ऑर्गन को डिटेल में पढ़ना जरूरी है। दो तरह से सेक्स ऑर्गन होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अगर मैं बात करता हूँ मेल में, अगर मैं बात करूँ मेल में, तो जो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है उसे कहते हैं टेस्टिस। क्या कहते हैं? टेस्टिस। और वहीं अगर बात करूँ फीमेल में, तो फीमेल में सबसे पहले फीमेल बनाते हैं, ये इस तरह से फीमेल हो गई। तो फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है ओवेरी। क्या होता है? ओवेरी। तो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस, फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवेरी। और ये टेस्टिस आगे जाकर क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा। क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा। और ये ओवेरी आगे जाकर एग बनाएगी। क्या बनाएगी? एग बनाएगी। या फिर आप बोल सकते हैं ओवम बनेगा। क्या बनेगा? ओवम बनेगा। और ये जो ओवम बनता है ये सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में बाहर आता है। किस फॉर्म में आता है? सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में। तो यहां पर आप लिख सकते हैं सेकेंडरी oocyte। ठीक है, तो हमने क्या बोला? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में होते हैं टेस्टिस, फीमेल में होती है ओवेरी। मेल में टेस्टिस से स्पर्म बनता है, और स्पर्म का एक और नाम है स्पर्मेटोजोआ। क्या बोल सकते हैं आप? स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ। जैसा कि आपने बोला कि ओवरी से एग बन सकता है, ओवम बन सकता है, सेकेंडरी oocyte बन सकता है, वैसे हम बोल रहे हैं कि टेस्टिस से स्पर्म बनता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है। और ये जो टेस्टिस है, दिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल, एंड ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द फीमेल। ठीक है, अब टेस्टिस से जो स्पर्म बन रहा है, इस प्रोसेस को कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहेंगे?
स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। और यहाँ पर फीमेल की ओवरी से, फीमेल की प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से जो एग बन रहा है, ओवम बन रहा है, सेकेंडरी oocyte बन रहा है, इसे बोलेंगे oogenesis। क्या बोलेंगे? oogenesis। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज oogenesis। क्लियर हो गया यहाँ तक? स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से स्पर्म का फॉर्मेशन। स्पर्म बोल सकते हैं, स्पर्मेटोजोआ बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं मेल गेमेट। क्या बोल सकते हैं? मेल गेमेट। ओवेरी से क्या बनेगा? ओवेरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द फीमेल। ओवेरी से बनेगा एग, ओवम, सेकेंडरी oocyte, या फिर आप बोल सकते हैं फीमेल गेमेट। क्या बोल सकते हैं? फीमेल गेमेट। ठीक है। और ओवेरी से ये सब बनना, इसको कहते हैं oogenesis। और टेस्टिस से स्पर्मेटोजोआ बोल लीजिए, स्पर्म बोल लीजिए, या फिर मेल गेमेट बोल लीजिए, इनका बनना कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या क्लियर है? क्लियर है। अब ये जो टेस्टिस है, ये जो ओवेरी है, ये हार्मोन भी बनाती है। अगर आप टेस्टिस को देखोगे तो टी से टेस्टिस, और यहां पर बनता है इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन। ठीक। और ओ से ओवेरी, और ओवेरी से बनता है एक हार्मोन जिसे कहते हैं एस्ट्रोजन। ठीक है सर, हमें क्लियर हो गया। टेस्टिस से स्पर्म भी बनता है, और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनता है। ओवेरी से ओवम भी बनता है, और इसी ओवेरी से एस्ट्रोजन हार्मोन भी बनता है। तो यहाँ पर ये दोनों तरह का काम कर रहे हैं। सर दोनों तरह का मतलब यहाँ पर एंडोक्राइन फंक्शन भी हो रहा है और एक्सोक्राइन फंक्शन भी हो रहा है। अब ध्यान से सुनना। टेस्टिस से स्पर्म बनना, मेल गेमेट बनना, स्पर्मेटोजोआ बनना, मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होना। टेस्टिस से अगर ये प्रोसेस हो रही है, मतलब ये टेस्टिस का एंडोक्राइन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? एंडोक्राइन फंक्शन। और वहीं फीमेल की ओवरी से, फीमेल की प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से एग, ओवम, सेकेंडरी oocyte, फीमेल गेमेट बनना, मतलब कि oogenesis होना भी एंडोक्राइन फंक्शन है आपकी ओवरी का। सो दिस इज अगेन एंडोक्राइन फंक्शन, एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ ओवेरी, एंड दिस इज एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ टेस्टिस। क्लियर? पर यहाँ पर जो हॉर्मोन्स बनते हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये जो फंक्शन है ये एक्सोक्राइन फंक्शन है। एक्सोक्राइन फंक्शन है। मतलब हमने देखा कि आपकी जो टेस्टिस है, आपकी जो ओवेरी है, वो दोनों काम कर रही है, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। और इस तरह की ग्लैंड को जो कि दोनों काम करती है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इस तरह की ग्लैंड को कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड। तो आपकी जो टेस्टिस है, ओवेरी है, ये दोनों कैसी है? मिक्स्ड ग्लैंड है। या फिर आप बोल सकते हैं हेटेरोक्राइन। क्या हो है? क्या है ये? हेटेरोक्राइन है। कैसी है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड। जैसे आपने देखा था पेनक्रियास, पेनक्रियास भी कैसी है? मिक्स्ड ग्लैंड। 99% कैसी होती है वो? एक्सोक्राइन। 1% कैसी होती है? एंडोक्राइन। शायद मैं सही बोला हूँ। ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, टेस्टिस जो होती है वो एंडोक्राइन फंक्शन भी करती है, एक्सोक्राइन फंक्शन भी करती है। ओवेरी जो होती है वो भी एक्सोक्राइन एंडोक्राइन फंक्शन करती है। दैट्स वाई दोनों ही मिक्स्ड ग्लैंड कहलाती है। क्या क्लियर है? क्लियर है। तो हमने देखा था सेक्स ऑर्गन, हमने देखा वहां पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जहां पर हमने देखा मेल और फीमेल। मेल में देखा हमने टेस्टिस होता है, और फीमेल में देखा हमने ओवेरी होता है। यही देखा हमने। अब उसके बाद हम देखेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम होता है कि जब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में स्पर्म बना, एग बना, तो इनको मैच्योर करने का काम, इनको मैच्योर करने का काम, इनके ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका होगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का होगा। तो अगर मैं बात करता हूं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तो क्या काम होता है? जो भी मेल गेमेट बना, मतलब कि स्पर्म बना, जो भी फीमेल गेमेट बना, मतलब कि ओवम बना, एग बना, सेकेंडरी oocyte बना, इनका मैच्योरेशन का काम, इनकी मैच्योरेशन कौन करता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन करते हैं। साथ ही साथ इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम वो भी कौन करते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ही करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी टेस्टिस के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, पर उस स्पर्म को मेरे एक्सटर्नल जेनेटिलिया के थ्रू, मैंने पेनिस के थ्रू बाहर निकालने का काम
वो सारा काम किसका होता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का। तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए ये मेरा स्पर्म है, बड़ा ही खुश है, ये मैं हूं स्पर्म, मैं बड़ा खुश हूं। मैंने कहा क्यों? तो बोलता है मुझे बनाया है टेस्टीज ने। किसने बनाया है? टेस्टीज ने। और मैं आगे बढ़ता हूं विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। मैं आगे बढ़ता हूं विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करते हैं? मुझे ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एसेसरी डक्ट्स होती है। क्या होती है? एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट होती है। मैंने कहा तो वो क्या मदद करती है? अरे नाम से पता लग रहा है, डक्ट। डक्ट मतलब कि इस तरह से डक्ट, इस तरह से डक्ट। तो स्पर्म यहां से आगे बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प होगी। तो एसेसरी डक्ट क्या करेगी? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म करेगी। क्लियर हुआ? एसेसरी डक्ट क्या करेगी? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म करेगी। तो हमने देखा यहां पर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में देखने को मिली एसेसरी डक्ट, जिसका काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म को आगे बढ़ाएगी। ठीक। फिर मैंने आपको बोला कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मैच्योरेशन का भी काम करते हैं। तो मैच्योरेशन कैसे करते हैं? ध्यान से सुनना। इनके पास होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एसेसरी ग्लैंड्स। एग्जाम्पल दूं अगर मैं मेल की बात करूं, तो मेल में कौन कौन से एसेसरी ग्लैंड होते हैं? जैसे कि आपका सेमाइनल वेसाइकल हो गया, ठीक है, आपका प्रोस्टेट हो गया, ठीक, आपका कोपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल हो गया। तो कई तरह की ग्लैंड्स होती है। ये सारी ग्लैंड्स क्या करती है? अपना अपना सिक्रीशन निकालती है। इस ग्लैंड ने अपना सिक्रीशन निकाला, इस ग्लैंड ने अपना सिक्रीशन निकाला, और इस ग्लैंड ने भी क्या करा? अपना सिक्रीशन निकाला। ध्यान से सुनना, तीनों ग्लैंड ने अपना अपना सिक्रीशन निकालना मेल के अंदर। अब जो स्पर्म आया है उसका मैच्योरेशन कौन करेगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन करेगा। ट्रांसपोर्टेशन भी कौन करेगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन करेगा। हमें ये तो पता लग गया कि ट्रांसपोर्टेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एसेसरी डक्ट। मैच्योरेशन कैसे होता है? स्पर्म का मैच्योरेशन होता है इन तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन के द्वारा। जैसे मान लीजिए स्पर्म है, बड़ा ही खुश है, ठीक है, फिर इसको पता लगता है कि मैं अकेला फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट में नहीं जा सकता, मुझे चाहिए कुछ सिक्रीशंस। क्या चाहिए? मुझे कुछ सिक्रीशन चाहिए। और वो इसेंशियल सिक्रीशन एसेसरी ग्लैंड्स देती है। तो स्पर्म के साथ सेमाइनल वेसाइकल का सिक्रीशन, प्रोस्टेट का सिक्रीशन, कोपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन जुड़ जाता है। और अब इस स्पर्म को हम कहेंगे सीमन। क्या कहेंगे? सीमन। तो हमेशा ध्यान रखना, सीमन कब बोला जाएगा? जब स्पर्म के साथ एसेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन जुड़ जाता है। तब स्पर्म को स्पर्म नहीं कहते, सीमन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमन कहते हैं। तो अगर आप सीमन को ध्यान से देखेंगे, अगर आप सीमन को ध्यान से देखेंगे, जो इजेकुलेशन होने के बाद जो निकलता है उसको ध्यान से देखेंगे, तो उसमें 90%, 90 से 95% आप कह लीजिए सीमन ही देखने को मिलेगा। मतलब कि आपको एसेसरी ग्लैंड के सिक्रीशन ही देखने को मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ सीमन के अंदर 5% या 10% स्पर्म होते हैं। सर इतने कम? हाँ भाई, बस 5%, 10% यहाँ पर, 5 से 10% यहाँ पर आपको स्पर्म देखने को मिलेंगे। बाकी सीमन में क्या होगा? 90 से 95% एसेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन होगा। फिर एक बात बताइए, सिर्फ 5 से 10%? अरे 5 से 10% का मतलब पता है तुम्हें? 200 से 300 मिलियन। क्या सर? 5 से 10% का मतलब क्या बताया आपने? अरे 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं 5 से 10% का मतलब। बाप रे। तो यहाँ पर ये जो 5 से 10% स्पर्म है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत कम है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 200 से लेकर 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज हो रहे हैं। ठीक है सर, हमें क्लियर हो गया। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ने तो मेल गेमेट बना दिया, स्पर्म बना दिया। अब स्पर्म का मैच्योरेशन का काम और ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। मैच्योरेशन करेगा कैसे? एसेसरी ग्लैंड के सिक्रीशन को जब स्पर्म के साथ ऐड करेगा तो उसे सीमन कहेंगे। जब मैं सीमन को ध्यान से देखूंगा तो उसमें 90 से 95% तो एसेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन ही होगा। ओनली 5 to 10% स्पर्म होगा। पर ये 5 to 10% स्पर्म का मतलब है 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म। इतने सारे स्पर्म्स आप फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट में डिपॉजिट करने वाले आगे। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक?
तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ एसेसरी डक्ट। बहुत सारी एसेसरी डक्ट होती है, जैसे रेटाडेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, एजेकुलेटरी डक्ट, आगे पढ़ेंगे सब, है ना। अभी सिर्फ ऐसे ही बोल दिया मैंने। क्लियर हुआ? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, पक्का? देख लो अच्छे से एक बार। चलिए, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है टेस्टिस के बारे में, कि टेस्टिस होती कहाँ है, क्योंकि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी तक हमने देखा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं मेल और फीमेल, टेस्टिस और ओवेरी। हमने देखा कि वो हेटेरोक्राइन की तरह एक्ट करते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि वो हार्मोन भी रिलीज करते हैं, और मेल गेमेट भी रिलीज कर रहे हैं, फीमेल गेमेट भी रिलीज कर रहे हैं। उसके बाद उनके ट्रांसपोर्टेशन का काम, मैच्योरेशन का काम किसका होता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का होता है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, इसमें क्या क्या आ गया? एक तो एसेसरी डक्ट आ गया, एक एसेसरी ग्लैंड आ गया, साथ में जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया है। एक्सटर्नल जेनिटिलिया का मतलब मेल में जो पेनिस होता है, फीमेल में जो वेजाइना होती है। फीमेल में वेजाइना, मेल में पेनिस। ये जो होते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया होते हैं, ये भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं। क्लियर? आगे चलें। चलिए, तो अब बात करते हैं टेस्टिस से, क्योंकि अब हम ह्यूमन में मेल का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। चलो टेस्टिस से बात करते हैं। और टेस्टिस क्या हालचाल? तो टेस्टिस बोलती है मेरे हालचाल तो बढ़िया है भाई, तू बता। मैंने कहा मैं भी बढ़िया। मैंने कहा आपकी लेंथ कितनी होती है? तो टेस्टिस बोलती है मेरी लेंथ है 4 से 5 सेंटीमीटर। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आपकी चौड़ाई कितनी है? तो टेस्टिस बोलती है मेरी चौड़ाई है 2 से 3 सेंटीमीटर। लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर। विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर ऑफ द टेस्टिस। ठीक है। मैंने कहा आप रहते कहाँ पर हो? ये कुछ अलग सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो टेस्टिस बोलती है मैं स्क्रोटम सेक में रहती हूँ। मैंने कहा किस में? बोलती है स्क्रोटम सेक। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है ना मेल में, जो बॉडी से अलग होता है, हैंगिंग स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, स्क्रोटम सेक। मैंने कहा अच्छा, आप स्क्रोटम सेक रहते हो, दिस इज योर स्क्रोटम सेक। फिर टेस्टिस बोलती है देखो मेरे साथ एक और टेस्टिस है। मैंने कहा देख रहा हूं मैं कि आप दो दो टेस्टिस हो। तो टेस्टिस बोलती है कि एक तो मैं ओवल शेप की होती हूँ, दूसरा मैं पेयर होती हूँ, तीसरा मेरी लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। क्या क्लियर है? क्लियर है। टेस्टिस के चारों तरफ आपको एक कैविटी देखने को मिलेगी, एक एरिया देखने को मिलेगा, एक स्पेस देखने को मिलेगा। इस एरिया को, इस कैविटी को हम कहेंगे वेजाइनल सिलोम। क्या कहेंगे? दिस इज योर वेजाइनल सिलोम। तो ध्यान से सुनना, एक बार क्वेश्चन आ गया था कि वेजाइनल सिलोम इज प्रेजेंट इन। तो बच्चे गलत कराए थे। क्यों सर गलत क्यों कराए थे? क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन हो गया था। वेजाइनल सिलोम, वेजाइना मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो टिक करके आ गए थे। जबकि वेजाइनल सिलोम, ये जो कैविटी है, जो स्पेस है, ये टेस्टिस के अराउंड होता है, और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। क्लियर? क्लियर है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो टेस्टीज है, ये अलग अलग स्क्रोटल सेक में है। जैसा कि आप यहाँ पर देखिएगा, दिस इज यूर वन स्क्रोटल सेक, जहाँ पर एक टेस्टीज है। दिस इज यूर सेकंड स्क्रोटल सेक, जहाँ पर दूसरे टेस्टीज है। तो टेस्टीज यहाँ पर अलग अलग स्क्रोटल सेक में होती है, और ये जो डिवीजन होता है, ये होता है इस स्ट्रक्चर की वजह से, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्क्रोटल सेप्टम। क्या कहते हैं? स्क्रोटल septum. So this structure is known as scrotal septum. ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सर। सर एक बात बताइए, ये एरिया कौन सा होता है? ये एरिया होता है पेल्विक एरिया। ऊपर वाला होता है पेक्टोरल, दिस इज पेक्टोरल, दिस इज पेल्विक। तो हमेशा ध्यान रखना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पर होता है? पेल्विक एरिया में होता है। कोई गलती से पेक्टोरल मत कह देना। कहाँ पर होता है? पेल्विक एरिया में होता है। अभी मैंने आपको बोला कि ये जो है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। स्क्रोटम सेक इज ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जो कि हैंग होता है मेल बॉडी में। तो कभी आपने सोचा कि ये जो हैंग होता है, ये पेल्विक एरिया से कैसे कनेक्ट होता है? दिस इज पेल्विक एरिया, दिस इज पेल्विक रीजन। तो पेल्विक रीजन से
ये स्क्रोटम सेक जो लटका हुआ है, हैंगिंग स्ट्रक्चर है, ये किसकी मदद से हैंग होता है? तो ये हैंग होता है विद द हेल्प ऑफ इंग्विनल कैनाल। किसकी मदद से? इंग्विनल कैनाल। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका पेल्विक एरिया है, दिस इज योर पेल्विक एरिया, और इस पेल्विक एरिया से ये जो स्क्रोटम से है कि ये जो हैंगिंग स्ट्रक्चर ये किसकी वजह से हैंग होता है? विद द हेल्प ऑफ दिस कैनाल, दिस इज नोन एज इंग्विनल कैनाल। क्या क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है कि टेस्टिस के ऊपर की तरफ भी एक स्ट्रक्चर निकली हुई है जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटिक कोड। क्या कहते हैं? स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कोड। और स्पर्मेटिक कोड को जब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ब्लड वेसल, यहाँ पर आपको बहुत सारी नर्व सप्लाई, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बहुत सारी एसेसरी डक्ट्स देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? एसेसरी डक्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको भी पता है कि टेस्टिस स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, और स्पर्म आगे कैसे बढ़ेगा? एसेसरी डक्ट की मदद से बढ़ेगा। तो एसेसरी डक्ट ऑल्सो प्रेजेंट इन स्पर्मेटिक कोड। क्या क्लियर है? ठीक है। तो ब्लड वेसल, नर्व सप्लाई, एसेसरी डक्ट प्रेजेंट इन द स्पर्मेटिक कोड, जिसकी मदद से ये स्पर्मेटिक कोड जो है ऊपर जाकर एब्डोमिनल कैविटी में जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस टेस्टिस को होल्ड किसने कर रखा है, तो एक ये भी रीजन है कि टेस्टिस को अपनी जगह पे होल्ड करने के लिए स्पर्मेटिक कोड भी एक रीजन होता है। और टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट कौन करता है? वो भी ये आपकी स्पर्मेटिक कोड ही करती है। ठीक है? ठीक है सर। सर अभी आपने बोला कि टेस्टिस को होल्ड करने का काम, फिर आपने बोला कि स्पर्मेटिक कोड भी करता है, भी लगाया सर आपने, तो और कौन करता है? एक और करते हैं जो टेस्टिस को अपनी जगह पे फिक्स रखते हैं, वो होते हैं स्क्रोटल लिगामेंट। क्या होते हैं? स्क्रोटल लिगामेंट। पर कई बच्चे इसे बोलते हैं गुबेर्नुकुलम। क्या सर? गुबेर्नुकुलम। देखो, गुबेर्नुकुलम। ठीक है। जब आप छोटे होते थे, जब आप अंदर माँ की कोख में होते थे, यूट्रस से अटैच होते थे, 8वें महीने की कंडीशन बता रहा हूँ, तो उस कंडीशन में मैं इसको बोलता था गुबेर्नुकुलम। क्या बोलता था? गुबेर्नुकुलम। पर जब आप एडल्ट हो चुके हो तो उस कंडीशन में गुबेर्नुकुलम जो है धीरे धीरे कम हो जाता है, और कम होने के बाद उसका कुछ रेमिनेंट बचा हुआ पार्ट रह जाता है। उस बचे हुए पार्ट को अब हम कहेंगे स्क्रोटल लिगामेंट। तो एडल्ट में कहेंगे स्क्रोटल लिगामेंट, और अगर बच्चा अभी माँ की कोख में है, यूट्रस से अटैच है, 8वां 9वां महीना है, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? गुबेर्नुकुलम कहेंगे। क्या क्लियर है? ठीक है। ठीक है, कैविटी हो गई, सब कुछ हो गया। आगे चलते हैं और भी बातें करते हैं। अब ध्यान से सुनना। ये जो टेस्टीज है इससे आगे बात करता हूँ। मैं कहा टेस्टीज भैया नमस्ते, एक बात बताइए, आप ये स्क्रोटम सेक में अलग से क्यों हैं? फीमेल तो बढ़िया पेल्विक एरिया में, एब्डोमिनल कैविटी में ओवरी लेके बैठी हुई है, पर ये टेस्टिस अलग से हैंगिंग की स्ट्रक्चर में क्यों है? ये स्क्रोटम सेक में क्यों है अलग से? आप झूला क्यों झूल रहे हो भाई? तो टेस्टिस कहता है मेरा काम क्या है? तुम्हें बताया था ना, हाँ बताया था ना सर। टेस्टिस कहता है मेरा काम क्या है, जल्दी बताओ, ये तो गुस्सा हो जाएगा। सर टेस्टिस का काम है स्पर्मेटोजेनेसिस का, टेस्टिस का काम है टेस्टोस्टेरोन बनाने का, टेस्टिस जो है स्पर्म बनाता है, स्पर्मेटोजोआ बनाता है, मेल गेमेट बनाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। आपने शुरू में बता दिया। तो टेस्टिस का काम है, आप बोल लीजिए स्पर्म बनाने का, स्पर्मेटोजोआ बनाने का, या फिर आप बोल लीजिए मेल गेमेट बनाने का, और टेस्टिस का काम है टेस्टोस्टेरोन बनाने का। और टेस्टिस इस प्रोसेस को कहती है, स्पर्म बनाने की प्रोसेस को, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहती है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहती है। मैंने कहा ठीक है भाई। तो टेस्टिस मुझसे कहती है तुम्हें पता है मैं ये अलग से क्यों रहती हूँ? मैंने कहा बताओ क्यों रहते हो, अलग से क्यों रहते हो स्क्रोटम सेक में आप? तो टेस्टिस कहती है मुझे करनी होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। और आपकी बॉडी का टेम्परेचर, अगर ह्यूमन बॉडी को देखूं तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो टेस्टिस मुझसे कहती है कि मुझे यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है एज कम्पेयर टू बॉडी टेम्परेचर। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है। मैंने कहा ठीक है। तो इसीलिए ये जो टेस्टीज है अलग से इस तरह से स्क्रोटल सेक में होती है। क्यों यहाँ पर टेस्टीज होती है? क्यों अलग से, बॉडी से अलग क्यों होती है?
क्योंकि इसे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है बॉडी टेम्परेचर एज कम्पेयर टू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, मतलब कि चाहिए होता है इसे 34.5 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक। इस टेम्परेचर पे ये स्पर्मेटोजेनेसिस कर सकती है। मैंने कहा ठीक है, चलो मान लिया कि आपको 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए, इसलिए आप बॉडी से अलग स्ट्रक्चर में, जिसे कहते हैं स्क्रोटम, स्क्रोटम से एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, उसमें हैंग होते हो, उसमें रहते हो। अच्छी बात है। मैंने कहा एक बात बताओ, आपका ये 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर करवाता कौन है? तो टेस्टिस बोलती है हमारे अंदर एक स्पेशल तरह की मसल होती है जिसका नाम है डार्टोस मसल। क्या नाम है? डार्टोस मसल। तो जब आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एक डार्टोस मसल, और इसी डार्टोस मसल की वजह से टेस्टिस अपना टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम मैनेज कर पाती है। ठीक है सर, अच्छी बात है, समझ में आ गया। पर सर एक बात बताओ, मैं मनाली गया घूमने, मनाली हो गया, शिमला हो गया, कसोल हो गया, ऋषिकेश हो गया, नैनीताल हो गया, कश्मीर हो गया, कश्मीर में गुलमार्ग हो गया, सोनमार्ग हो गया, आहा क्या बात है। मैं यहाँ पे घूमने गया सर, है ना, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, चारों तरफ माइनस में टेम्परेचर, -15, -16, -20, -10, -5 टेम्परेचर सर। ठीक। आपने बोला कि मेरा जो स्क्रोटम सेक है, वहां पर जो टेस्टिस रखी हुई है, उस टेस्टिस को स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए कम से कम सर 35 डिग्री सेल्सियस तो चाहिए। तो एक बात बताइए, जब मैं इस एरिया में घूमने गया, इस एरिया में तो बहुत ठंड है सर, -16, -10, -5 डिग्री सेल्सियस। उस कंडीशन में तो मेरे टेस्टिस स्पर्मेटोजेनेसिस ही नहीं करेंगे सर, स्पर्म बनना ही बंद हो जाएगा। पर मैं कहूंगा कि स्पर्म बनना बंद नहीं होता। क्यों सर? इनको तो 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ये अपना टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेंगे? तो ये अपना टेम्परेचर मेंटेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए मसल जिसका नाम है डार्टोज मसल। उस कंडीशन में भी कौन काम आएगा? डार्टोज मसल काम आएगी। सर कैसे? देखो ध्यान से सुनना, जब ठंड का टाइम होता है तो ये डार्टोस मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो आपका स्क्रोटम सेक श्रिंक हो जाता है और बॉडी के पास आ जाता है। डार्टोस मसल ठंड के टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, स्क्रोटम सेक श्रिंक हो जाएगा और ये स्क्रोटम आपकी बॉडी के पास आ जाएगा ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो इस तरह से ये टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठीक है? ठीक है सर। एक आखिरी सवाल और पूछ लेता हूँ टेस्टिस से। टेस्टिस भैया एक बात बताओ, क्या आप शुरू से ही स्क्रोटम सेक में रहते हो? क्या आप शुरू से ही स्क्रोटम सेक में रहते हो? तो टेस्टिस बोलती है बड़ी पुरानी बात है, जब मैं माँ की कोख में हुआ करती थी, जब मैं यूट्रस में हुआ करती थी, मतलब अभी बच्चा खुद बच्चा है। देखो यहाँ पर आपको कंडीशन समझ में आएगा, इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, है ना। जब वो फीटस है, जब वो यूट्रस से अटैच है, जब वो न्यूट्रिशन ले रहा है, जब 7वां महीना हो गया, तो टेस्टिस कहती है कि 7वें महीने तक तो मैं एब्डोमिनल कैविटी में रहती थी। जब मैं पैदा नहीं हुई थी, 9 महीने में पैदा होता हूँ पता है, तो 7वें महीने तक तो जो मेरी टेस्टिस थी वो एब्डोमिनल कैविटी में थी। कहाँ पर थी? एब्डोमिनल कैविटी में थी। फिर पता है क्या हुआ? जैसे ही 7 महीने खत्म हुए, 7वें महीने में ही या 7वें महीने खत्म होते ही ये टेस्टिस ऐसे डिसेंड हो गई, ऐसे डिसेंड हो गई और आ गई स्क्रोटम सेक में। कहां पर आ गई? स्क्रोटम सेक में। और ये जो डिसेंडिंग ऑफ द टेस्टिस हुआ, ये जो डिसेंड हुई है, नीचे आई है, ये किसकी मदद से आई है? विद द हेल्प ऑफ केनाल, दिस इज नोन एज इंग्विनल केनाल। किसकी मदद से आई है? इंग्विनल केनाल की मदद से आई है। तो हमें पता लग गया कि जब हम बच्चे हुआ करते थे, जब हम फीटस हुआ करते थे, जब माँ की कोख में हुआ करते थे, यूटेरस में हुआ करते थे, जब 7वें महीने में हुआ करते थे, तब हमारी टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में होती है। पर उसके बाद ये टेस्टिस नीचे डिसेंड हो जाती है और डिसेंड होती है विद द हेल्प ऑफ इंग्विनल केनाल और आ जाती है हमारे स्क्रोटम सेक में। क्या क्लियर है सारी बातें? तो ये है आपका स्क्रोटम सेक। क्या है आपका? स्क्रोटम सेक। ठीक है सर, मजा आया। अब हम टेस्टिस की लेयरिंग देखने वाले हैं, टेस्टिस के अंदर झांक कर देखने वाले हैं। अभी तक हमने क्या देखा
कि टेस्टिस होती कहाँ पर है, टेस्टिस की शेप क्या है, लेंथ क्या है, टेस्टिस अटैच किससे है। अभी हमने बाहर बाहर से देखा था कि टेस्टिस के बाहर जो कैविटी होती है उसे कहते हैं वेजाइनल सिलोम। टेस्टिस जो है आपके कंपार्टमेंट में मिलता है, दो टेस्टिस होती है पेयर में, ओवल शेप होती है, लेंथ देखी, विड्थ देखा है ना, सब कुछ देखा कि टेस्टिस के ऊपर से स्पर्मेटिक कोड निकल रहे हैं, टेस्टिस के नीचे जो है लिगामेंट लगे हैं, स्क्रोटल लिगामेंट या फिर आप बोल सकते हैं गुबेर्निकुलम। अब टेस्टिस को अंदर से देखेंगे, अंदर से। तो जब मैं टेस्टिस को देखूंगा तो मुझे सबसे पहली लेयर जो देखने को मिलेगी उसे कहते हैं टेस्टिस की लेयर, सबसे पहली लेयर ट्यूनिका वेजाइनलिस। क्यों कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस? क्योंकि टेस्टिस के बाहर जो भी स्पेस था, टेस्टिस के बाहर जो भी स्पेस था उसे मैंने क्या कहा था, देखो याद करने की कोशिश करो। टेस्टिस के पास जो भी स्पेस था मैंने उसे कहा था वेजाइनल सिलोम। क्या कहा था? देखो यहाँ पे लिखा है वेजाइनल सिलोम। तो टेस्टिस की जो सबसे पहली लेयर यहाँ पर होगी उसे भी इसी तरह से नाम दिया जाएगा, ट्यूनिका वेजाइनल से वेजाइनलिस बोल दिया उसको। तो जो टेस्टिस की सबसे पहली लेयर है उसको क्या बोल दिया? ट्यूनिका वेजाइनलिस। ठीक है, चलिए सर ठीक है, टेस्टिस की सबसे पहली लेयर हो गई ट्यूनिका वेजाइनलिस। यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज ट्यूनिका वेजाइनलिस। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज ट्यूनिका एल्बुजीनिया। नेक्स्ट लेयर क्या हो गई? ट्यूनिका एल्बुजीनिया। उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी ये रेड कलर की स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। क्या कहते हैं? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो सबसे बाहर की लेयर आप देखोगे तो ट्यूनिका वेजाइनेलिस, सबसे बाहर की लेयर क्या हो गई? ट्यूनिका वेजाइनेलिस। फिर सेकंड लेयर हो गई ट्यूनिका एल्बुजीनिया, और सबसे अंदर हो गई ट्यूनिका वेस्कुलोसा। नाम से पता लग रही है वेस्कुलर, वेस्कुलोसा, इसलिए मैंने रेड कलर से बनाई है क्योंकि यहाँ पर ब्लड सप्लाई होती है अच्छी खासी। क्लियर? तो जब मैं टेस्टिस की लेयर देखी तो सबसे बाहर है ट्यूनिका वेजाइनलिस, फिर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, फिर है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अब टेस्टिस के अंदर मैं देखता हूं तो टेस्टिस के अंदर मुझे 200 से 250, मतलब कि 200 से लेकर 250 कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं? हाँ जी, 200 से 250 छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। उन कंपार्टमेंट को मैं बोलता हूँ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो यहाँ पर ये आपको इस तरह से जो कंपार्टमेंट देखने को मिल रहे हैं, ये 200 से 250 कंपार्टमेंट होते हैं एक टेस्टिस के अंदर, और इसे कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या कहा जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और इस कंपार्टमेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगी हाईली कोइल्ड ट्यूब्यूल्स। आप देख सकते हैं दिस इज हाईली कोइल्ड ट्यूब्यूल्स। इस कंपार्टमेंट के अंदर, हर कंपार्टमेंट के अंदर आपको 2 से 3, कितनी? 2 से 3 हाईली कोइल्ड, बहुत ज्यादा कोइल्ड ट्यूब्यूल देखने को मिलेगी। और इस हाईली कोइल्ड ट्यूब्यूल का नाम होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलोगे आप इसे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये नाम हटा रहा हूँ। ये तो क्लियर हो गया, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक, तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया दिस इज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, हाईली कोइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। हाईली कोइल्ड होती है, ठीक है, और 2 से 3 होती है हर कंपार्टमेंट में। यहाँ पे 2 से 3 होगी, यहाँ पर 2 से 3 होगी, यहाँ पर 2 से 3 होगी। और ऐसे कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 200 to 250 कंपार्टमेंट आपको देखने को मिलते हैं। और इन कंपार्टमेंट का नाम क्या है? इन कंपार्टमेंट का नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलेंगे आप इन्हें? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलेंगे। क्लियर है? अब ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये जो हाईली कोइल्ड ट्यूब्यूल है, यही असल में स्पर्म बनाती है। तब से हम कह रहे हैं ना कि टेस्टिस का काम है स्पर्म बनाना, टेस्टिस का काम है स्पर्म बनाना। तो टेस्टिस के अंदर भी कौन? टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट है, उन कंपार्टमेंट को बोला टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। 200 से 250 कंपार्टमेंट है, और उन कंपार्टमेंट के अंदर हाईली कोल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 1 से 3 देखने को मिलती है, और वही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म फॉर्मेशन।
क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। तो यहां से हाईली कोइल ट्यूब्यूल जब बाहर निकलेगी तो आप देख सकते हैं वो एक स्ट्रेट ट्यूब में कन्वर्ट हो गई। कैसे? स्ट्रेट ट्यूब में। तो अंदर तो हाईली कोइल्ड थी, हाईली कोइल्ड इस तरह से हाईली कोइल्ड थी, पर बाहर जैसे ही निकलती है वो एक स्ट्रेट ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं बाहर एक स्ट्रेट ट्यूब में कन्वर्ट हो गई। और जहां पर ये सारी ट्यूब्यूल्स मिलती है, ये एरिया जहां पर सारी ट्यूब्यूल्स मिलती है, इसे कहते हैं नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर। इसे कहते हैं रेटे टेस्टिस। क्या कहते हैं? रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस कहते हैं। ठीक है सर, हमें क्लियर हो गया। अंदर तो ये हाईली कोइल थी, बाहर आई तो ये एक स्ट्रेट ट्यूब्यूल में कन्वर्ट हो गई, और ये जितनी भी स्ट्रेट ट्यूब्स थी ये सारी एक जगह पर आकर इकट्ठी हो चुकी है, और इसे कहते हैं रेटे टेस्टिस। क्या कहते हैं? रेटे टेस्टिस। और रेटे टेस्टिस से ये जो निकली हुई स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इस निकली हुई स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? किसी को याद है? इसे हम कहते हैं वासा एफ्रेंशिया। क्या कहते हैं? वासा एफ्रेंशिया। तो यहां से ये जो स्ट्रक्चर निकली हुई है इसे हम कहेंगे वासा एफ्रेंशिया। दिस इज योर। और ये कितनी होती है? 15 से 20 होती है, और ये थिन होती है। ठीक है सर, हमें क्लियर हो गया। ये जितनी भी सेमनीफेरस ट्यूबुल थी आगे जाके स्ट्रेट ट्यूबुल में कन्वर्ट हो गई, और ये नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल को हमने बोला रेटाटेस्टिस। यहाँ से निकली है वासा एफ्रेंशिया जो कि 15 से 20 होती है और थिन होती है। ये वासा एफ्रेंशिया आगे जाके ओपन होती है एपिडिडाइमिस में। कहाँ पर ओपन होती है? एपिडिडाइमिस में। और एपिडिडाइमिस के भी 3 पार्ट होते हैं। तो ये हुआ पहला पार्ट, ये हुआ दूसरा पार्ट, और ये हुआ तीसरा पार्ट। एपिडिडाइमिस भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। दिस होल स्ट्रक्चर इज एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड है। सबसे पहला पार्ट है कैपिट, कैपिट एपिडिडाइमिस। फिर है आपकी बॉडी, दिस इज बॉडी। फिर है आपका लास्ट पार्ट, दिस इज नोन एज कोडा एपिडिडाइमिस। क्या बोलोगे? कोडा एपिडिडाइमिस। तो हमने देखा रेटाटेस्टिस, रेटाटेस्टिस से वासा एफरेंशिया 15 से 20 थिन होती है। फिर आपकी एपिडिडाइमिस शुरू होती है। सबसे पहले कैपिट एपिडिडाइमिस, फिर बॉडी, और लास्ट में आता है कोडा एपिडिडाइमिस। और कोडा एपिडिडाइमिस के बाद ये जो अलग से स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज नोन एज वास डेफरेंस। दिस इज नोन एज वास डेफरेंस। क्या यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पर्म कहाँ बनता है, तो स्पर्म बनता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ठीक। अब स्पर्म बनने के बाद आगे बढ़ता है, तो आगे कहाँ कहाँ से जाता है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर स्पर्म बना, अगर यहाँ पर स्पर्म बना, तो ये स्पर्म बनने के बाद जाएगा रेटाटेस्टिस में, रेटाटेस्टिस से वासा एफरेंशिया में, वासा एफरेंशिया में एपिडिडाइमिस में। सबसे पहले कैपिट, फिर बॉडी, फिर कोडा, फिर लास्ट में जाएगा वास डेफरेंस में। और वास डेफरेंस में जाने के बाद आगे जाके ये इजेकुलेटरी डक्ट में ओपन होगा। कहाँ पर ओपन होगा ये ओपन होगा इजेकुलेटरी डक्ट में। क्या ये सारी बातें क्लियर हो गई? तो हमने टेस्टिस को अंदर से देखा, टेस्टिस की लेयरिंग देखी। क्या बात है सर, मजा आया। सबसे पहले ट्यूनिका वेजाइनलिस, फिर ट्यूनिका एल्बुजीनिया, फिर ट्यूनिका वेस्कुलोसा, फिर अंदर देखे 200 से 250 कंपार्टमेंट जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, फिर अंदर 2 से 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर वो बाहर आके स्ट्रेट ट्यूब्स, कलेक्शन ऑफ ट्यूब्यूल रेटाटेस्टिस, वहां से निकलती 15 से 20, वहां से एफ्रेंशिया, वहां से एपिडिडाइमिस, सबसे पहले कैपिट, फिर बॉडी, फिर कोडा, फिर वास डेफरेंस, और फाइनली इजेकुलेटरी डक्ट से आपका स्पर्म जो है, सीमन जो है, बाहर निकल जाएगा। क्या क्लियर है? चलिए, अभी मैंने आपको बोला कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो चलो एक बार देख लेते हैं कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे कैसे करती है। तो देखते हैं। ठीक है। उससे पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ अभी तक हमने क्या क्या देखा। देखो, कुछ भी नहीं देखा हमने। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन देखा, फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या है अच्छे से समझा, फिर स्क्रोटम सेक की बात करी, स्क्रोटम सेक के अंदर जो टेस्टिस है उसके बारे में सारी बातें करी। ठीक है। फिर उसके बारे में टेस्टिस के बारे में देखा, लेयर्स देखी, टेस्टिस के अंदर होता क्या क्या है वो देखा। अब हम देखने वाले हैं कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसमें कौन सी सेल होती है, किस तरह से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हमने तो बोल दिया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो जब आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को देखोगे तो आपको देखने को मिलेगी कुछ इस तरह से सेलुलर स्ट्रक्चर्स। और यहाँ पर ये जो सेल है
दिस इज योर मेल जर्म सेल। क्या बोलेंगे आप इसे? मेल जर्म सेल, या फिर आप इसे बोल सकते हैं स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम। क्लियर? और उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो स्पेशल सेल दिख रही है, एलोंगेटेड सेल दिख रही है, दिस इज नोन एज सर्टोली सेल। दिस इज नोन एज सर्टोली सेल, और वी कैन से नर्स सेल। वी कैन से नर्स सेल। ठीक है सर, हमें क्लियर हो गया। हम देख रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को ध्यान से, तो हमें देखने को मिली कुछ सेलुलर स्ट्रक्चर। वहां पर हमें देखने को मिली मेल जर्म सेल, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। फिर हमें देखने को मिली कुछ बड़ी बड़ी सेल, जिसको आपने बोला सर्टोली सेल या फिर नर्स सेल। क्लियर? क्लियर है सर। अब ये जो सेल्स है, इन सेल के बीच में जो स्पेस होता है, सेल के बीच के स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। देखो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सेल है ना, और ये मेरे पास दूसरी सेल है। तो सेल के बीच का, इन दो सेल के बीच का जो स्पेस होगा, उसे क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी सारी सेल है, उसके बीच का स्पेस क्या हो गया? इंटरस्टिशियल स्पेस हो गया। अब यहाँ पर आपको कुछ ब्लड सप्लाई देखने को मिल रही है, दिस इज योर ब्लड सप्लाई। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल, मतलब आपकी इम्यून सेल देखने को मिल रही है। और इम्यून सेल का क्या काम होता है? कोई भी बैक्टीरिया आ गया, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गया, तो ये खा जाएगा। ये इम्यून सेल है यहाँ पर। ठीक है, हमें देखने को मिल रहा है इंटरस्टिशियल स्पेस में ब्लड वेसल, इम्यून सेल, और इंटरस्टिशियल स्पेस में एक स्पेशल सेल होती है, जिसको बोलते हैं, या तो आप बोल लीजिए इंटरस्टिशियल सेल, क्योंकि स्पेस का नाम क्या है? इंटरस्टिशियल स्पेस। तो सेल का नाम क्या हो सकता है? इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल। पर यहाँ पर इसका एक और नाम है, और उसको कहते हैं लेडिक सेल। क्या कहते हैं? लेडिक सेल। तो ये जो सेल्स आपको दिख रही है, ये जो सेल्स आपको दिख रही है, ये जो सेल्स आपको दिख रही है, दिस इज योर इंटरस्टिशियल सेल, या फिर आप इसे बोल सकते हैं लेडिक सेल। लेडिक सेल। क्या क्लियर है? ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा। अभी हमने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को ध्यान से देखा है, तो हमने देखने को मिला कि एक तो होती है मेल जर्म सेल, एक होती है सर्टोली सेल, नर्स सेल, बीच में होता है इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल होती है, जिसका नाम है लेडिक सेल। यहाँ पर कुछ इम्यून सेल भी देखने को मिलेगी, और कुछ ब्लड सप्लाई भी देखने को मिलेगी। अब ध्यान से सुनना कि कैसे कैसे क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर वो सेल है, और ये जो है सारी मेल जर्म सेल है, और बीच बीच में वो सर्टोली सेल भी है, बाकी मेल जर्म सेल है। ठीक, और यहाँ पर मैं वो सेल बना देता हूँ, जिसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल, या फिर आप बोल सकते हैं लैडिक सेल। दिस इज योर लैडिक सेल। ठीक है, एंड दिस इज योर सर्टोली। सर्टोली बोल लीजिए, या फिर आप बोल लीजिए नर्स सेल। ठीक, एंड दिस इज योर मेल जर्म सेल। इसको अलग से बना देता हूँ, मेल जर्म सेल। दिस इज योर मेल जर्म सेल, या फिर आप बोल लीजिए स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, अब मेल जर्म सेल से ही स्पर्म का फॉर्मेशन होगा मेनली। आपने देखा टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर आपने देखा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर भी आपने देखा कौन सी सेल? मेल जर्म सेल। तो मेल जर्म सेल ही रेस्पॉन्सिबल होती है, और वी कैन से स्पर्मेटोगोनियम ही रेस्पॉन्सिबल होती है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, और वी कैन से स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। पर मेल जर्म सेल अभी उदास है। मैंने कहा क्या हुआ? मेल जर्म सेल्स क्या बात हो गई? स्पर्म बनाओ ना। मेल जर्म्स के सेल कहती है कि मैं स्पर्म तो बनाना चाहती हूँ, पर मुझे ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। मैंने कहा तो इतनी सी बात, कोई बात नहीं। ये जो सर्टोली सेल है ना, ये जो सर्टोली सेल है, ये न्यूट्रिशन दे देगी आपको। ये देखो, ये न्यूट्रिशन दे दिया, जाओ ग्रोथ करो। पर मेल जर्म सेल अभी भी स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं कर रही। अरे सर, अब क्या चाहिए इसे? ये जो मेलजम सेल थी, ये जो स्पर्मेटोगोनियम थी, इसने बोला मुझे न्यूट्रिशन चाहिए ग्रोथ करने के लिए। तो हमने सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन दिला तो दिया, अब क्या चाहिए इसे? पूछो क्या चाहिए भैया? कर दो ना स्पर्मेटोजेनेसिस, कर दो ना स्पर्म का प्रोडक्शन। अब क्या चाहिए आपको? टेस्टोस्टेरोन। कहाँ से लाऊं टेस्टोस्टेरोन? लेडिक सेल बनाती है। क्या क्या डिमांड है यार! टेस्टोस्टेरोन चाहिए। तो हमें ये तो पता लग गया
कि अगर मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोजेनेसिस करनी है, स्पर्म का फॉर्मेशन करना है, तो सबसे पहले उसे न्यूट्रिशन चाहिए सर्टोली सेल से, और साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन भी चाहिए। बिना टेस्टोस्टेरोन के स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो चलिए लेडिक सेल से मदद मांगने चलते हैं। मैंने कहा लेडिक सेल, इंटरस्टिशियल सेल, आप तो सेल के बीच में होते हो, आपके क्या ही कहने, प्लीज हमें एंड्रोजन दे दो, टेस्टोस्टेरोन दे दो। तो लेडिक सेल बनाती है एंड्रोजन, और एंड्रोजन का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ हार्मोन जिसमें मेनली बनता है टेस्टोस्टेरोन। क्या बनता है मेनली? मेनली यहाँ पर बनता है टेस्टोस्टेरोन। तो हमें तो वही चाहिए ना, तो ये टेस्टोस्टेरोन बन गया। सर बन तो गया, पर ये तो सेल के बीच की सेल है ना, इंटरस्टिशियल सेल है, लेडिक सेल है, इसको वहां तक कैसे ले जाएं? सर्टोली सेल से मदद लेते हैं, इधर उधर मदद लेनी पड़ेगी सबसे। सर्टोली सेल, आप बहुत महान हो, आपने न्यूट्रिशन दे दिया मेलजम सेल को, पर अभी हमें एक और दिक्कत है। हमारी दिक्कत है कि हमें ये एंड्रोजन, हमें ये टेस्टोस्टेरोन 20 सेल तक पहुंचाना है, प्लीज कुछ मदद करो ना। तो सर्टोली सेल कहती है कि मैं रिलीज कर देती हूँ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या रिलीज कर देती हूँ? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। नाम से पता लग रहा, एंड्रोजन को बाइंड करने वाला, टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करने वाला। यहाँ पर एंड्रोजन आके बाइंड 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 हो जाएगा, और ये सर्टोली सेल एंड्रोजन इसे मेल जर्म सेल को दे देगी, और यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम को दे देगी, और स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा। तो क्या क्या हुआ, ध्यान से सुनना, बहुत ही इजी वे में बता रहा हूँ। हमारे पास थी सर्टोली सेल, हमारे पास थी लेडिक सेल, और हमारे पास थी मेल जर्म सेल, और वी कैन से स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, इस मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोजेनेसिस करना था, मतलब कि स्पर्म का फॉर्मेशन करना था। पर स्पर्म का फॉर्मेशन करने के लिए इसको न्यूट्रिशन चाहिए था ग्रोथ करने के लिए। तो न्यूट्रिशन किसने दिया? सर्टोली सेल ने न्यूट्रिशन दिया। फिर सर्टोली सेल ने एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकाला। तो जब भी लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन बनाती थी, एंड्रोजन बनाती थी, तो ये एंड्रोजन यहाँ पर आके बाइंड हो जाता था। फिर सर्टोली सेल इस एंड्रोजन को, इस टेस्टोस्टेरोन को मेलजम सेल को दे देती थी, ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन अच्छा हो जाए। क्या सारी बातें क्लियर है? क्लियर है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो सर्टोली सेल है, ये जो नर्व सेल है, एक चीज और रिलीज करती है, उसे कहते हैं इनहिबिन। क्या कहते हैं? इनहिबिन। और नाम से पता लग रहा, इनहिबिन रिलीज हुआ है तो किसी को इनहिबिट करने के लिए रिलीज हुआ होगा। तो इनहिबिन इनहिबिट करता है एफएसएच को। यहां से सर्टोली सेल से एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है इनहिबिन, और ये इनहिबिन इनहिबिट करता है, किसको रोकता है? ये रोकता है एफएसएच को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। क्या यहां तक आपको सारी बातें क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है पूरा आपका एक्सटर्नल जेनेटिलिया। अब ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। दिस इज योर टेस्टिस, दिख रहा है कि ये आपकी टेस्टिस है। ठीक है, ये आपकी टेस्टिस हो गई। ठीक, ये आपका स्क्रोटम सेक है। टेस्टिस कहाँ होता है? स्क्रोटम सेक में होता है। तो दिस इज योर स्क्रोटम सेक। ओके, एंड दिस इज एपिडिडाइमिस, दिस इज एपिडिडाइमिस। तो दिस इज योर एपिडिडाइमिस, दिस इज योर एपिडिडाइमिस। ठीक है, और एपिडिडाइमिस से क्या निकलता है? एपिडिडाइमिस से निकलता है वास डिफरेंस। सो दिस इज योर वास डिफरेंस। हमने देखा था ना कि एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस निकलता है। दिस इज योर वास डिफरेंस। फिर मैंने आपको बोला था कि ये जो स्क्रोटम सेक है, ये हमारे पेल्विक एरिया से कैसे अटैच होता है? विद द हेल्प ऑफ इंग्विनल केनाल। सो दिस इज योर इंग्विनल केनाल। ये सब हम पढ़ चुके हैं ना? चलिए, तो ये सारी बातें तो हम पहले ही पढ़ चुके थे। अब ये जो वास डिफरेंस यहाँ से निकल रहा है, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, जहां पर यूरिन इकट्ठा होता है, कलेक्ट कलेक्ट होता है। तो आप देख सकते हैं वास डिफरेंस लूप्स अराउंड यूरिनरी ब्लैडर। तो आप क्या कह सकते हैं? जो वास डिफरेंस निकल रहा है वो लूप अराउंड यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं वास डिफरेंस लूप अराउंड यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, फिर मैंने आपको बोला था कि स्पर्म रिलीज हुआ, पर स्पर्म के साथ एसेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन रिलीज होना बहुत जरूरी है। और जैसे ही स्पर्म के साथ एसेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन मिल जाता है, तो उसे हम कहते हैं सीमन। क्या कहते हैं? सीमन।
तो एसेसरी ग्लैंड यहाँ पर आपको दिखा रखी है, दिस इज योर सेमाइनल वेसाइकल। क्या है ये? सेमाइनल वेसाइकल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको दिखा रखा है प्रोस्टेट। क्या दिखा रखा है? प्रोस्टेट। तो दिस इज योर प्रोस्टेट, प्रोस्टेट, ठीक। फिर यहाँ पर आपको दिखा रखा है बल्बो यूरेथ्रल, दिस इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर आप इसे कहते हैं कोपर्स ग्लैंड। क्या कहते हैं? कोपर्स ग्लैंड। क्लियर? एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो सेमाइनल वेसिकल होती है ये पेयर में होती है, इधर जो स्ट्रक्चर है इधर भी होगी, सो दिस इज पेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सेमाइनल वेसिकल कितनी होती है? दो होती है। वैसे ही बल्बो यूरेथ्रल भी कितनी होती है? दो होती है। पर प्रोस्टेट एक ही होती है। पर सर कैसे? यहाँ पर तो दो दिख रही है। अरे वो दिखाना पड़ रहा है, पर ये प्रोस्टेट एक ही होती है। तो ध्यान रखना, पी से प्रोस्टेट और पी से पेयर्ड नहीं है। पी से पेयर्ड नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। प्रोस्टेट सिंगल है, आपकी मेरी तरह कैसी है? ये भी सिंगल है। सर वो सब तो ठीक था, पर ये जले हुए पे नमक छिटकना जरूरी था। आपकी और मेरी तरह ये भी क्या है? सिंगल है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? अब मैंने आपको बोला था कि वाज डेफरेंस, वाज डेफरेंस आगे जाके इजेकुलेटरी डक्ट में ओपन होता है। कहां पर ओपन होता है? इजेकुलेटरी डक्ट में ओपन होता है। तो आप देख सकते हैं दिस इज योर वाज डिफरेंस, ठीक है। और दिस इज योर सेमाइनल वेसाइकल। तो सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट, ये सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट, ये वाज डिफरेंस की डक्ट, ये दोनों ही डक्ट मिलके आगे जाकर एक कॉमन डक्ट बनाती है जिसे कहते हैं इजेकुलेटरी डक्ट। क्या कहते हैं? इजेकुलेटरी डक्ट। तो ये जो सेमाइनल वेसाई की डक्ट है और ये जो आपकी वास डिफरेंस की डक्ट है, ये दोनों ही डक्ट आगे जाके एक कॉमन डक्ट बनाती है जिसे कहते हैं इजेकुलेटरी डक्ट। क्या कहते हैं? इजेकुलेटरी डक्ट। और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन आएगा उसका भी यही रास्ता है। और यहाँ से जो आपका सीमन आएगा, यहाँ से जो आपका सीमन आएगा उसका भी यही रास्ता है। तो यूरिन का और सीमन का एक कॉमन पैसेज होता है मेल में। मेल में बात करें तो यूरिन भी वहीं से आएगा, सीमन भी वहीं से आएगा, पर फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में अलग अलग ओपनिंग्स होती है, पर मेल में आप देख सकते हैं दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिन भी यहाँ से पास होगा और यहाँ से आपका सीमन बन के यहीं से पास होगा। क्लियर? और ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यहाँ पर लगी हुई है, दिस इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या करती है? ये ग्लैंड इस पैसेज को लुब्रिकेट करती है, इस रास्ते को लुब्रिकेट करती है ताकि सीमन या फिर यूरिन इजीली पास आउट हो जाए। वैसे तो सीमन के लिए ये सीमन जो है इजीली पास आउट हो जाए। लास्ट में आपको एक स्वेलन एंड देखने को मिलेगा, दिस इज योर पेनिस। पेनिस को बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो पेनिस के एंड में आपको एक स्वेलन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जिसे आप कहते हैं ग्लैंस पेनिस। क्या कहते हैं? ग्लैंस पेनिस। सो दिस इज योर ग्लैंस पेनिस। और ग्लैंस पेनिस के ऊपर आपको देखने को मिलेगी एक पतली पतली सी स्किन, इसे कहते हैं आप फोर स्किन। क्या कहते हैं इसे आप? फोर स्किन, फोर स्किन। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। बहुत इजी था। टेस्टिस है, एपिडाइमिस है, ये पूरा स्क्रोटम से कि ये इंग्विनल केनाल है, यहाँ से निकल रही है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस और आगे जाके सेमाइनल वेसाइकल, ये दोनों मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाती है जिसे कहते हैं इजेकुलेटरी डक्ट। और ये इजेकुलेटरी डक्ट सीमन लेकर आया है और ये यहीं पर ओपन होगा। इस ओपनिंग को, इस पैसेज को हम कहेंगे यूरेथ्रा। क्या कहेंगे? यूरेथ्रा। और यहां से जो ओपनिंग होती है, दिस ओपनिंग इज नोन एज यूरोजेनाइटल, या फिर आप बोल सकते हैं यूरेथ्रल मीटस। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मीटस। क्या क्लियर है? ठीक है। तो ये बहुत ही इजी था। बस हमने यहाँ पे देखा कि कहाँ कहाँ पर एसेसरी ग्लैंड्स होती है, जैसे सेमिनल वेसिकल होता है, प्रोस्टेट होता है और बल्बल यूरेथ्रा, या फिर आप बोल लीजिए कोपर्स होता है। पर हमें ये भी पता लग गया पी से प्रोस्टेट और पी से वो पेयर नहीं है, वो सिंगल है, आपकी और मेरी तरह। ठीक है। तो प्रोस्टेट का मतलब सिंगल ग्लैंड होती है और ये सारी एसेसरी ग्लैंड होती है जो कि अपना सिक्रेशन डाल देती है स्पर्म में, ताकि स्पर्म जो है सीमन का रूप ले ले और आसानी से फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट में चला जाए। आपको पता है ये जो आपकी सेमाइनल वेसाइकल है ना, ये जो आपकी सेमाइनल वेसाइकल है, ये सेमाइनल वेसाइकल रिलीज करती है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज रिलीज करती है ताकि स्पर्म को एनर्जी मिले।
सोचो कितनी अच्छी ग्लैंड है। क्या रिलीज करती है? फ्रक्टोज। इसके सिक्रीशन में क्या क्या होता है? हमने बोला ना कि एसेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन, एसेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन। तो इनके सिक्रीशन में होता क्या है? एक तो होता है फ्रक्टोज जो कि क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है। एक होता है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन का काम समझाऊं मैं? स्पर्म को दिया जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन। क्यों दिया जाता है? क्योंकि जब स्पर्म फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट के होते हुए आगे बढ़ेगा तो वहां पर वो कॉन्ट्रेक्शन करवा सके, हल्का हल्का कॉन्ट्रेक्शन करवा सके, इसके लिए उसको दिया जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन। सर कॉन्ट्रेक्शन करवाने से क्या फायदा? कॉन्ट्रेक्शन करवा सकेगा तो स्पर्म अच्छे से स्विम करके आगे बढ़ सकेगा। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन आगे जाके कॉन्ट्रेक्शन करवाता है फीमेल के अंदर, फीमेल के सेक्स ऑर्गन के अंदर, ठीक है, फीमेल की जो पाथवे है स्पर्म का उसके अंदर, ताकि ये स्पर्म इजीली स्विम कर सके। तो देखो, स्पर्म को हम पहले से ही पूरी तरह से तैयार करके भेज रहे हैं कि भैया हमने दे दिया फ्रक्टोज एनर्जी ताकि आराम से स्विम करते हुए पहुंचना, हमने दे दिया प्रोस्टाग्लैंडिन ताकि फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में कॉन्ट्रेक्शन करवा देना जिसकी वजह से स्पर्म जो है स्विम अच्छे से कर सकेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें देते हैं हम स्पर्म को ताकि वो सीमन में बदल जाए और आगे जाके फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में पहुंच जाए अपने लक्ष्य तक, एग तक। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारी एसेसरी ग्लैंड्स होती है, जैसे कि सेमाइनल वेसाइकल। मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेमाइनल वेसाइकल जो होती है पेयर्ड होती है, इसका सिक्रीजन एल्कलाइन होता है। और अगर 100% सीमन है तो उसमें से 60% इसी का सिक्रीशन होता है। ठीक, और एल्कलाइन सिक्रीशन होता है, पीएच कितनी होती है? 7.4। जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रक्टोज देते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्म। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कराता है? स्मूथ मसल कॉन्ट्रेक्शन करवाता है यूटेरस में, फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट में। और साथ में ये देता है क्लोटिंग प्रोटीन जिससे सीमन जो है कोगुलेट हो जाता है। साथ में देता है आइनोसिटोल जो कि सपोर्ट करता है स्पर्म के फंक्शन को। फिर अगर मैं बात करूं प्रोस्टेट ग्लैंड, तो प्रोस्टेट जो होती है सिंगल होती है, डोनट शेप होती है। कैसी होती है? डोनट। ठीक, डोनट शेप होती है, सिंगल होती है, अपना सिक्रीशन यूरेथ्रा में डालेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड अपना सिक्रीशन कहाँ डालेगी? यूरेथ्रा में डालेगी। ठीक है, चलिए, इसमें क्या क्या होगा? सिट्रिक एसिड होगा, कैल्शियम होगा, लिपिड होगा, एंजाइम होगा, बाइकार्बोनेट होगा, जो कि नरिश करेगा आपके स्पर्म को, प्रोटेक्ट करेगा आपके स्पर्म को, न्यूट्रलाइज करेगा फीमेल जेनाइटल एसिडिटी। अब ध्यान से सुनना, होता क्या है जब स्पर्म, मान लीजिए मैं स्पर्म हूँ, ठीक है, मैं स्पर्म हूँ, मैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जा रहा हूँ, तो जब स्पर्म फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जाता है तो स्पर्म पता है कैसा होता है? स्पर्म तो बेसिक होता है और फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट एसिडिक होता है। तो स्पर्म के साथ कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भेजते हैं, जैसे कि बाइकार्बोनेट वगैरह, हम आयंस वगैरह भेजते हैं ताकि ये स्पर्म जो है फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट को बेसिक कर पाए और वहां पर जिंदा रह पाए। समझ में आया? फिर नेक्स्ट है बल्बो यूरेथ्रल। ये सिर्फ म्यूकस सेक्रेट करता है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, बात खत्म। अब सीमन की बात करी, सीमन का पीएच मैंने आपको बताया 7.35 से 7.5 तक होता है, अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है। साथ में कंपोजिशन की बात करी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, सीमन में 5 से 10% ही स्पर्म होता है, 90 to 95% क्या होता है? आपकी एसेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन होता है। और वो जो 5 से 10% है उसका मतलब पता है कितना है? 200 से 300 मिलियन स्पर्म। बता दिया ये बात भी मैंने। और एक बार में जो सीमन निकलता है वो 2 से 6 ml निकलता है। क्या वॉल्यूम में निकलता है? 2 to 6 ml सीमन निकलता है, जिसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। अब जो सीमन निकला है उसमें एटलीस्ट 60% जो है नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए और 40% मोटाइल होने चाहिए। ध्यान से सुनना, जो सीमन यहाँ पर निकला है, दिस इज सीमन। अब इस सीमन के अंदर 60% जो स्पर्म होने चाहिए वो नॉर्मल शेप और साइज के हो, मतलब कि प्रॉपर हो, उसमें हेड हो, उसमें टेल हो, उसमें मिडिल पीस हो, उसमें नेक हो, प्रॉपर हो, प्रॉपर 60% नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज। और एट लिस्ट जो सीमन निकला है उसमें एट लिस्ट 40% स्पर्म जो है मोटाइल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? मोटाइल होने चाहिए। मोटाइल का मतलब होता है मूवेबल। जब स्पर्म नॉर्मल शेप और साइज के होंगे और बहुत ही अच्छे से मोटाइल होंगे
तभी तो वो आगे बढ़ेंगे, तभी तो वो आगे बढ़ेंगे और अंडे तक, एग तक पहुंचेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे भाइयों। ठीक है, तो हमने क्या बोला, 60% नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए और 40% विगरस मोटाइल होने चाहिए, विगरस। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, याद करो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि टेस्टिस जो है 7वें महीने के बाद एब्डोमिनल कैविटी से नीचे डिसेंड हो जाती है और आ जाती है स्क्रोटम सेक में थ्रू इंग्विनल केनाल, पढ़ा था। पर अगर ऐसा नहीं होता, मान लीजिए एक ही टेस्टिस आती है, मान लीजिए दोनों टेस्टिस नहीं आती, या तो एक टेस्टिस आ पा रही है ऊपर से 7वें महीने में जब बच्चा बन रहा है, या एक आ रही है, या दोनों ही नहीं आ पा रही, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं क्रिप्टोकिडिज्म। क्या कहते हैं? क्रिप्टोकिडिज्म या काइडिज्म आप बोल लीजिए। इसका मतलब होता है कि टेस्टिस स्क्रोटम सेक में आ ही नहीं, स्क्रोटम सेक जो है खाली है, या तो एक टेस्टिस आई है या एक भी नहीं आई है, तो दोनों ही कंडीशन को क्या कहते हैं? क्रिप्टोकिडिज्म। या तो एक टेस्टिस ही नीचे आ पाई है या एक भी नहीं आई, दोनों ही नहीं है, इस कंडीशन को कहते हैं क्रिप्टोकिडिज्म। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हो ही गई। अगर मेरा जो सीमन निकला है, नहीं नहीं मेरा क्यों निकलेगा, भगवान करे ऐसा ना हो, कि जिसका भी सीमन निकला है अगर उसमें स्पर्म ही ना हुए तो, अगर उसमें सिर्फ सिक्रीशन ही सिक्रीशन हुआ एसेसरी ग्लैंड का तो, अगर स्पर्म नहीं हुए तो इस कंडीशन को कहते हैं एजोस्पर्मिया। क्या कहते हैं? एजोस्पर्मिया। मतलब कि ए का मतलब एब्सेंट, स्पर्म क्या है? एब्सेंट है, एब्सेंट है ही नहीं। तो यहाँ पर लिखा भी है कि अगर स्पर्म है ही नहीं, लेक ऑफ स्पर्म है, तो दिस इज एजोस्पर्मिया। और ये जो है बर्थ डिफेक्ट है, जब बच्चा पैदा हुआ तब से ये डिफेक्ट है, कॉन्जेनाइटल है। कैसा है? कॉन्जेनाइटल। तो इट इज कॉन्जेनाइटल। ठीक, या फिर एक और कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है लो स्पर्म काउंट। स्पर्म तो निकल रहे हैं पर बहुत ही कम निकल रहे हैं, पता है कितने? ओनली 20 मिलियन स्पर्म। हमें कितने चाहिए? 200 से 300 मिलियन स्पर्म चाहिए, और उसके बदले ओनली 20 मिलियन स्पर्म निकल रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि लो स्पर्म काउंट है, और इसकी वजह से हो सकता है कि मेल में फर्टिलिटी ही ना हो। मेल के जो स्पर्म है, हो सकता है कि वो फर्टिलाइज ही ना कर पाए एक को, मेल जो है मेल हो ही ना। ठीक है, तो दो कंडीशन हो गई, एक तो एजोस्पर्मिया जो कि बाय बर्थ होती है जिसमें सीमन में स्पर्म होता ही नहीं, एक ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब है कि स्पर्म काउंट कम हो गया, 20 मिलियन से भी कम हो गया स्पर्म, जबकि नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए? 200 से 300 मिलियन स्पर्म होने चाहिए एक बार अगर आपने इजेकुलेट किया तो। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आपको दिखा रखा है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेनिस। अब ये क्यों दिखा रखा है सर? ये बेचारे पेनिस को, एक्सटर्नल जेनेटिलिया को, उसका आपने ट्रांसवर्स सेक्शन काट दिया और यहां पर दिखा दिया। पर एक बात बताइए, ट्रांसवर्स सेक्शन क्यों दिखा रखा है? तो मैंने अभी तक आपको बोला कि टेस्टिस का काम है स्पर्म का फॉर्मेशन। टेस्टिस में भी कौन? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में भी कौन? मेल जर्म सेल, जिसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। हमने देखा ना अभी स्पर्मेटोगोनियम किस तरह से आपका स्पर्म बना रहा था। ठीक, सर्टोली सेल मदद कर रही थी, लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन बना रही थी, सारी चीजें हमने देखी। फिर अब जब स्पर्म बन गया है, फिर एसेसरी ग्लैंड का सेक्रीशन भी मिल गया, सीमन बन गया। अब सीमन बन गया तो सीमन को डिपॉजिट करना है फीमेल के ट्रैक्ट में। तो फीमेल की वेजाइना में सीमन को डिपॉजिट करना है, तो डिपॉजिट करने के लिए एक्सटर्नल जेनेटिलिया मतलब कि पेनिस का एनलार्जमेंट होना जरूरी है। तो हम ये देखेंगे कि डिपॉजिट करना है सीमन फीमेल की वेजाइना में, उसके लिए पेनिस का एनलार्जमेंट होना बहुत जरूरी है। तो ये पेनिस का एनलार्जमेंट कैसे होता है? तो इसके लिए हमने पेनिस का ट्रांसफर सेक्शन काटा है, इस तरह से पेनिस लिया इस तरह से, और उसका ट्रांसफर सेक्शन काटा, और उसके बाद हमने देखा कि इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। क्या देखने को मिल रहा है? दिस इज कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और हमें देखने को मिल रहा है कोर्पस स्पोंजियोसम। क्या देखने को मिल रहा है? कोर्पस स्पोंजियोसम, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और यहां पर हमें देखने को मिल रही है बहुत ज्यादा हाई ब्लड सप्लाई, हाई 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 ब्लड सप्लाई में देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। और इसी के चलते जब कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जब कभी भी कोइटस होता है, जब कभी भी कॉपुलेशन होता है, जब कभी भी सेक्स होता है या ऐसे थॉट्स आते हैं, तो उस कंडीशन में
ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है, इसके लिए हमने लिखा है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इट एंगोज्ड, एंगोज मतलब कि भर जाता है ब्लड से, भर जाता है ब्लड से, एंगोज विद ब्लड, और इसी की वजह से होता है इरेक्शन ऑफ पेनिस, पेनिस एनलार्ज होता है और रेडी हो जाता है सीमन को डिपॉजिट करने में फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। क्या क्लियर है? ओके, ठीक है सर, ये भी जरूरी है, इरेक्शन जरूरी है ना, भगवान ना करे किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो। नाउ नेक्स्ट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, और हमें इतना तो पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म का फॉर्मेशन करना। हमें स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड क्या क्या पता है वो मैं आपको लिख देता हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म का फॉर्मेशन करना, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करना, और ये स्पर्म का फॉर्मेशन करती है टेस्टिस। फिर हमने देखा टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल करती है। फिर हमने देखा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर भी मेल जर्म सेल होती है जिसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम, वो करती है। पता है ना भाइयों ये सारी बातें? ठीक। और स्पर्म की स्ट्रक्चर भी आपको पता है कि अगर आप स्पर्म को देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, जहां पर आपको देखने को मिलेगा हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। दिस इज टेल, दिस इज मिडिल पीस, दिस इज नेक एंड दिस इज हेड। इस तरह से स्पर्म की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम देखेंगे स्पर्मेटोगोनियम से किस तरह से स्पर्म बनता है। स्पर्मेटोगोनियम से किस तरह से स्पर्म बनता है, मेल जर्म सेल से किस तरह से स्पर्म बनता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आपको दो स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी, दो स्टेप आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहला है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहां पर लिख देता हूं स्पर्मियोजेनेसिस। एक तो हो गया स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, एक हो गया स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस नाम से पता लग रहा कि यहां पर बनेगा स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेगा? स्पर्मेटोसाइट बनेगा। और इस स्पर्मेटोसाइट से हम बनाने वाले हैं स्पर्मेटिड। क्या बनाने वाले हैं? स्पर्मेटिड। ठीक। और ये जो स्पर्मेटिड यहां पर बनेगा, इस स्पर्मेटिड से स्पर्म को बनाना, इस स्पर्मेटिड से फाइनल स्पर्म को बनाना, उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होगा? जो स्पर्मेटिड उधर बना, उस स्पर्मेटिड से, उस स्पर्मेटिड से स्पर्म को बनाना, उसे हम क्या कहेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। तो क्या ये बात क्लियर हो गई? एक तो हो गया स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, एक हो गया स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में स्पर्मेटोसाइट बनेगा, उससे हम स्पर्मेटिड बनाएंगे। जब स्पर्मेटिड बन गया तो स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बनेगा फाइनली, उस प्रोसेस को कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक। अब ये जो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस है, जहां पर स्पर्मेटोसाइट बनेगा, जहां पर स्पर्मेटिड बनेगा, इसमें अलग अलग तरह से फेज होते हैं। सबसे पहला फेज होता है यहाँ पर, आप कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। फिर होता है आपका ग्रोथ फेज। सबसे पहला क्या है? मल्टीप्लिकेशन फेज। फिर है आपका ग्रोथ फेज। फिर है आपका मैच्योरेशन फेज। तो अलग अलग तरह से यहाँ पर फेज होते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज हो गया, ग्रोथ फेज हो गया, और क्या हो गया? मैच्योरेशन फेज हो गया। ठीक। ठीक है सर। अब देखिए हम बनाते हैं पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं अच्छे से। दिस इज यूर, यहाँ पर अंदर क्या है? दिस इज यूर मेल जर्म सेल, और बीच बीच में क्या है? दिस इज सर्टोली सेल, एंड दिस इज मेल जर्म सेल, दिस इज सर्टोली सेल। तो दिस इज सर्टोली, 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 and this is male germ cell, this is male germ cell, or we can say spermatogonium। क्लियर? अब यहां पर ये जो मेल जर्म सेल है स्पर्मेटोगोनियम में, ये डिवाइड करेंगी। ये सेल है, ये डिवाइड करेगी, डिवाइड करेगी, डिवाइड करा, डिवाइड करा, फिर डिवाइड करेगी, डिवाइड करेगी, डिवाइड करा, डिवाइड करा, डिवाइड करा, और यहाँ पे डिवाइड करा। अब कुछ सेल तो डिवाइड करती रहेंगी, करती रहेंगी, करती रहेंगी, करती रहेंगी, और स्पर्मेटोगोनियम की स्पर्मेटोगोनियम ही बनाती रहेगी। ध्यान से सुनना, हमने क्या देखा? स्पर्मेटोगोनियम की सेल, वो स्पर्मेटोगोनियम की सेल डिवाइड कर रही है और स्पर्मेटोगोनियम बनाती जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्पर्मेटोगोनियम की सेल थी, इसने डिवाइड किया, स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम, फिर इन सेल ने डिवाइड किया, स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम। पर कुछ ऐसी सेल होगी
जो आगे जाके स्पर्मेटोगोनियम नहीं बनाएगी, आगे जाके ये ग्रोथ करना चाहेगी। क्या करना चाहेगी? ग्रोथ करना चाहेगी। तो कुछ मेल जर्म सेल ऐसी होगी जो आगे जाके ग्रोथ करना चाहेगी, जो आगे जाके यही स्पर्मेटोगोनियम बनाएगी, उसे तो हम कहेंगे टाइप ए सेल। और जो आगे जाके ग्रोथ करना चाहेगी, उस सेल को हम कहेंगे टाइप बी सेल। क्या कहेंगे? टाइप बी सेल। तो हम किस में आ गए हैं? टाइप बी सेल में आ गए हैं, जो कि ग्रोथ करना चाहती है। और अगर ये मेल जर्म सेल, अगर ये स्पर्मेटोगोनियम ग्रोथ करना चाहती है, तो ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन कौन देगा? ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन देगी आपकी सर्टोली सेल। कौन देगी? सर्टोली सेल। और यहाँ पर ग्रोथ हो जाएगी, और ग्रोथ होने के बाद ये सेल बड़ी हो जाएगी, और अब इसे बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोटिक डिवीजन होगा। कैसा डिवीजन होगा? मियोटिक डिवीजन होगा। देखो, डिवीजन दो तरह से होते हैं, माइटोसिस, मियोसिस। आपने पढ़ा होगा। माइटोसिस को कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, जहां पर डिप्लॉइड की डिप्लॉइड सेल रहती है। मैं आपको दिखा देता हूं। वैसे आपको याद है कि माइटोसिस में क्या होता है, अगर ये 2n है तो जो सेल है वो भी 2n और 2n बनेगी। पर मियोसिस में क्या है कि अगर 2n है तो सेल जो है n n n n बनेगी। तो दिस इज माइटोसिस एंड दिस इज मियोसिस। और मियोसिस जो होता है ना, मियोसिस दो फेज में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मैंने पढ़ा रखा है मैंने कि माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, और मियोसिस दो फेज में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। आ जाइए वापस। तो यहाँ पर ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने के बाद क्या हो जाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होगा। क्या होगा? मियोसिस 1। तो यहाँ पर होगा मियोसिस 1। और मियोसिस 1 होने के बाद ये वापस दो बन गए, तो ये बन गए आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बन गए? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। अब यहाँ पर मियोसिस 1 के बाद क्या होगा? मियोसिस 2 होगा। तो जब यहाँ पर मियोसिस 2 होगा, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, ये मियोसिस 2 की वजह से हुआ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मियोसिस 2, मियोसिस 2। और ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस 2 होने के बाद बना है, दिस इज स्पर्मेटिड। फाइनली आपका क्या बन गया? स्पर्मेटिड बन गया। सो दिस इज स्पर्मेटिड। देखो, बहुत इजी है। हमारे पास मेलजम सेल थी, स्पर्मेटोगोनिया था। हमने देखा कि वो डिवाइड हो रही है, कुछ तो डिवाइड होती रहेगी, स्पर्मेटोगोनिया बनाती रहेगी। पर कुछ सेल ऐसी है टाइप बी सेल, जो कि ग्रोथ करेगी। ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिशन सर्टोली सेल से मिलेगा। ग्रोथ करके ये बना लेगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोटिक डिवीजन फर्स्ट होगा, जिससे दो सेल बनेगी, हमने इसको बोला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और फिर वहां पर मियोसिस सेकंड होगा, जहां पर आप देख सकते हैं इससे भी दो बन गया, इससे भी दो बन गया। तो ये सारे क्या बने हैं? स्पर्मेटेड बने हैं। क्या बने हैं? सारे स्पर्मेटेड बने हैं। सो दिस इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, दिस इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, दिस इज स्पर्मेटेड। तो हमने कर लिया स्पर्मेटेड का फॉर्मेशन। अब हमने स्पर्मेटेड के फॉर्मेशन के लिए तीन स्टेप लिखी थी, आप देख सकते हैं। सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन, फिर ग्रोथ, फिर मैच्योरेशन। तो मैच्योरेशन का मतलब होता है मियोसिस। मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है? मियोसिस। तो मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मियोसिस। अब देखते हैं कि हमने वही किया। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज है, तो दिस इज मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है। फिर ग्रोथ फेज है, दिस इज ग्रोथ फेज। और लास्ट में मैच्योरेशन फेज, मतलब कि मियोसिस हो रहा है, तो ये मियोसिस मतलब कि मैच्योरेशन फेज। और फाइनली हमने क्या बना लिया? स्पर्मेटेड बना लिया, ठीक। अब इस स्पर्मेटेड से, अभी ये पूरी तरह से स्पर्म थोड़ी ना है, ये तो स्पर्मेटेड है, ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर है। अब इस स्पर्मेटेड से हमें बनाना है स्पर्म। तो स्पर्मेटेड से स्पर्म बनाने की प्रोसेस को, ये स्पर्मेटेड है, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाने की प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। जिसमें आपको देखने को मिलेगा स्पर्म का हेड, आपको देखने को मिलेगी स्पर्म की नेक, आपको देखने को मिलेगा स्पर्म का मिडल रीजन, और आपको देखने को मिलेगा स्पर्म की टेल। तो ये तो सिर्फ आपका सर्कुलर स्ट्रक्चर था।
इस सर्कुलर स्ट्रक्चर से, इस स्पर्मेटिड से पूरा स्पर्म बनाना है, जिसमें हेड हो, नेक हो, मिडिल पीस हो, टेल हो। तो इस प्रोसेस को कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। तो इस स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान आपकी टेल बनेगी, नेक बनेगी, हेड बनेगा, हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो बनेगा। ठीक। और जैसे ही स्पर्म बना, ये स्पर्म बनेगा कहाँ? सर्टोली सेल के अंदर। तो जैसे ही स्पर्म बना, ये स्पर्म को चाहिए न्यूट्रिशन। क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। तो मान लीजिए मैं हूं स्पर्म और मुझे चाहिए न्यूट्रिशन, और ये है सर्टोली सेल। ये क्या है? सर्टोली सेल। तो मैं जो स्पर्म हूं, इस सर्टोली सेल के अंदर चला जाऊंगा। इसके अंदर चला जाऊंगा, सर्टोली सेल के अंदर चला जाऊंगा न्यूट्रिशन लेने के लिए। तो यहां पर मैंने आपको दिखा रखा है, ये देखिए, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब आप ये देखिए कि ये जो स्पर्म का हेड है, ये पूरी तरह से एम्बेडेड हो जाता है सर्टोली सेल के अंदर, और फिर यहाँ से न्यूट्रिशन लेता है और फिर यहाँ से बाहर निकल जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सोसाइटोसिस। तो स्पर्म जो है, स्पर्म का हेड जो है, पूरी तरह से सर्टोली सेल के अंदर चला जाता है ताकि न्यूट्रिशन 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 ले सके। और जैसे वो न्यूट्रिशन पूरी तरह से ले लेता है, वो वहां से रिलीज हो जाता है। क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। स्पर्म बोल लीजिए या फिर आप बोल लीजिए स्पर्मेटोजोआ। तो हम यहाँ पर बोलेंगे रिलीज of sperm or spermatozoa from the Sertoli cell. Release of sperm or spermatozoa from the Sertoli cell. This process is known as spermiation. ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। रिलीज ऑफ स्पर्म और वी कैन से spermatozoa from the Sertoli cell after taking nutrition from the Sertoli cell. The release of sperm or spermatozoa is known as spermiation. तो कितने तरह के टर्म्स हो गए? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, सबके अपने अपने अलग मतलब है। और हमने देखा किस तरह से मल्टीप्लिकेशन फेज होती है, ग्रोथ फेज होती है, मेचुरेशन फेज मतलब कि मियोटिक डिवीजन होता है, और किस तरह से स्पर्मेटिड बनता है। ठीक। तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये प्यूबर्टी पे स्टार्ट होगी। कब स्टार्ट होगी? प्यूबर्टी पे स्टार्ट होगी। मतलब कि बच्चा हुआ, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, बच्चा हो गया। और बच्चा होने के बाद, लड़का होने के बाद, उसमें जब तक प्यूबर्टी हिट नहीं होती, प्यूबर्टी हिट होने का मतलब 13 से 14 साल किशोर अवस्था, जब तक उसे सब कुछ पता नहीं लग जाता, जब तक उसकी प्यूबर्टी हिट नहीं होती, तब तक उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट नहीं होती। प्यूबर्टी आने के बाद ही मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। क्लियर? क्लियर है सर? सर पर ऐसा क्यों है कि प्यूबर्टी आने के बाद ही होती है? प्यूबर्टी से पहले स्पर्मेटोजेनेसिस क्यों नहीं होती? चलो उसको भी बताता हूँ कि प्यूबर्टी आने पर ही स्पर्मेटोजेनेसिस क्यों होती है, प्यूबर्टी से पहले स्पर्मेटोजेनेसिस क्यों नहीं होती। ये देखो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जिसको आप बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये हार्मोन बहुत ही जरूरी होता है, चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस आपको करना है, स्पर्म का फॉर्मेशन करना है, तो ये हार्मोन बहुत ही जरूरी है रिलीज होना। अब ये जो जीएनआरएच रिलीज हुआ है, ये कब रिलीज हुआ? एट प्यूबर्टी। एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी से पहले क्यों रिलीज नहीं हुआ? क्योंकि जीएनआरएच को रोक के रखा हुआ था। किसने रोका था? मिलेटोनिन ने। किसने रोका था? मिलेटोनिन ने। तो जो मिलेटोनिन हार्मोन है, मेलेटोनिन निकलता है आपके पीनियल ग्लैंड से। कहां से निकलता है? पीनियल ग्लैंड से। तो इस मेलेटोनिन ने इनहिबिट कर रखा था, रोक रखा था जीएनआरएच को कि नहीं भैया मैं तेरे को रिलीज नहीं होने दूंगा, नेगेटिव फीडबैक दे रहा था, रोक रखा था, इनहिबिट कर रखा था। तो मेलेटोनिन इनहिबिट द जीएनआरएच, और आफ्टर प्यूबर्टी मेलेटोनिन जो है उसका कंट्रोल नहीं रहता, वो कंट्रोल छोड़ देता है जीएनआरएच के ऊपर से, तो जीएनआरएच रिलीज हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, प्यूबर्टी के पहले जीएनआरएच क्यों नहीं रिलीज होता? क्योंकि प्यूबर्टी के पहले जीएनआरएच को रोक रखा था मेलेटोनिन ने, जो कि एक हार्मोन है जो कि निकलता है आपके पीनियल ग्लैंड से। अब प्यूबर्टी हिट हो गई। प्यूबर्टी हिट होने के बाद हाइपोथैलेमस खुश, हाइपोथैलेमस ने निकाला जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये जीएनआरएच ने स्टिमुलेट किया एंटीरियर पिट्यूटरी को। किसको स्टिमुलेट किया? एंटीरियर पिट्यूटरी को। ये सारा मैं आपको वैसे भी एंडोक्राइन में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, उसने रिलीज किया जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उसने स्टिमुलेट किया एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज किया एफएसएच और एलएच। आपने पढ़ी थी ना लैडिक सेल, याद है?
हाँ सर, याद है ना, लेडिक सेल, इंटरस्टिशियल सेल जो कि एंड्रोजन ग्रुप ऑफ हार्मोन बनाती है, मेनली टेस्टोस्टेरोन बनाती है। तो उस लेडिक सेल को एक्टिवेट कौन करेगा? उस लेडिक सेल को बोलेगा कौन कि तू एंड्रोजन बना, तू टेस्टोस्टेरोन बना? वो बोलेगा एल एच। तो एल से ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और एल से लेडिक सेल, एल एच एक्ट करेगा लेडिक सेल के ऊपर कि भैया आप करो टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन। ठीक है, एंड्रोजन का फॉर्मेशन आप करो, टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन आप करो। और ये जो एफएसएच रिलीज हुआ है, ये एफएसएच सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा। किसको स्टिमुलेट करेगा? सर्टोली सेल को। सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा और रिलीज करवाएगा एक तो आपका एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या रिलीज कराएगा? एक तो आपका एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और दूसरा रिलीज कराएगा इनहिबिन। इनहिबिन, क्लियर? तो एलएच जो है स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल को टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए, एफएसएच जो है स्टिमुलेट करती है सर्टोली सेल को एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और इनिबिन बनाने के लिए। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। अब आपको भी पता है कि ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है, ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन टेस्टोस्टेरोन को बाइंड कर लेता है, उसको कंसंट्रेट करता है, और इसी की वजह से, इन दोनों के मिलने की वजह से आगे जाके स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। पता है ना ये बात? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है स्पर्म का फॉर्मेशन। ठीक, तो ये सारा काम हो रहा है। हाइपोथैलेमस ने सिग्नल दिया, रिलीज किया एक हार्मोन जिसे कहते हैं जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि आपके पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आया। एंटीरियर पिट्यूटरी जैसे स्टिमुलेट हुआ, उसने एलएचएफएसएच निकाला। एलएच ने लेडिक सेल पे एक्ट किया और टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन बनवाए। एफएसएच ने सर्टोली सेल पे एक्ट किया और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और इनिबिन बनवाया। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और टेस्टोस्टेरोन दोनों मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहे हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब अगर स्पर्म का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा स्पर्म बन गए, बहुत ज्यादा, तो ये टेस्टोस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक भेजता है कि भैया स्पर्म बहुत ज्यादा बन गए हैं। तो ये टेस्टोस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक भेजता है, और नेगेटिव फीडबैक पता है किसको भेजता है? ये टेस्टोस्टेरोन बोलता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, ये टेस्टोस्टेरोन बोलता है हाइपोथैलेमस को, एक नेगेटिव फीडबैक भेजता है कि रोक दो, बनाना रोक दो हाइपोथैलेमस जी, जीएनआरएच निकालना रोक दो, और एंटीरियर पिट्यूटरी जी आप ये अपना एलएच निकालना रोक दो क्योंकि स्पर्म बहुत ज्यादा बन गया है। तो टेस्टोस्टेरोन इस तरह से नेगेटिव फीडबैक देता है। और आपको तो बताइए इनिबिन, मैंने आपको शुरू में बता दिया कि इनिबिन जो है एफएसएच के लेवल को कम करता है, क्योंकि एफएसएच की वजह से एबीपी निकल रहा है, और यही एबीपी इस टेस्टोस्टेरोन के साथ जुड़कर स्पर्म बना रहा है। तो जब स्पर्म बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये इनिबिन भी एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को नेगेटिव सिग्नल भेजेगा कि भैया एफएसएच को मत निकालो, क्योंकि एफएसएच निकल रहा है, उससे एबीपी बढ़ रहा है, और एबीपी बढ़ने की वजह से वो टेस्टोस्टेरोन से ज्यादा जुड़ के स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहा है। क्या क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो ये होता है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और लास्ट में अब हम देखने वाले हैं स्पर्म की स्ट्रक्चर। अभी तक हमने देखा कि स्पर्म में हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होती है, टेल होती है। चलिए स्पर्म को डिटेल में देखते हैं। आ जाइए, स्पर्म की स्ट्रक्चर। तो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, जहां पर आपको देखने को मिल रहा है हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल, हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल, क्लियर? और हेड के ऊपर आप देख सकते हैं, दिस इज हेड ऑफ स्पर्म। हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, और इसी कैप लाइक स्ट्रक्चर को आप कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं? एक्रोसोम। तो हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर, स्पर्म को देखा, स्पर्म के हेड को देखा, हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोल दिया? एक्रोसोम बोल दिया। देखो, मैं आपको ऐसे याद करवाऊंगा। दिस इज योर हेड, हेड के ऊपर क्या है? एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोल दिया? एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर पता है क्या होता है? स्पर्म लाइसिन होते हैं। स्पर्म लाइसिन का मतलब होता है कि यहाँ पर कई तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इस एक्रोसोम के अंदर कई तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्रोटीन को ब्रेक करने वाले एंजाइम, प्रोटियोलिटिक एंजाइम, जैसे कि आपका हायालुरोनिडेज, जैसे कि आपका कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जोनालाइसिन, कई तरह के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे।
जोनालाइसिन होता है, कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम होता है, हायालुरोनिडेज होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं, कई तरह के एंजाइम, इन सबको मिला के बोलते हैं स्पर्म लाइसिन। तो स्पर्म लाइसिन प्रेजेंट होता है एक्रोसोम के अंदर। एक्रोसोम इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द हेड ऑफ द स्पर्म। स्पर्म के हेड पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं एक्रोसोम, जिसके अंदर मिलता है स्पर्म लाइसिन, कई तरह के एंजाइम, कई तरह के प्रोटियोलाइटिक, कई तरह के डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम आपको देखने को मिलते हैं। और इस एक्रोसोम के ऊपर भी लेयरिंग आपको देखने को मिलती है। उस लेयरिंग को कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन की। कौन सी लेयरिंग होती है? ग्लाइकोप्रोटीन की लेयरिंग होती है, या फिर आप बोल लीजिए साथ में होता है स्टीरोल। क्या होता है? स्टीरोल। तो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, स्टीरोल होता है साथ में। ठीक है सर, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर न्यूक्लियस होता है। स्पर्म का क्या होता है? न्यूक्लियस एंड हैप्लॉइड होता है। ठीक है। लास्ट में टेल होती है। टेल क्या काम आएगी? टेल जो है मूवमेंट करने की काम आएगी। ठीक। और ये जो मिडिल पीस है ना, बीच में आपको इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा। अभी दिखाऊंगा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा। और नाम से पता लग रहा, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, जनरेट करेगा एनर्जी, एटीपी। एटीपी जनरेट करेगा, एनर्जी जनरेट करेगा, स्पर्म को मूवमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है। और इसके माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, नेबरकन। क्या कहते हैं? नेबरकन। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक्रोसोम के ऊपर भी लेयरिंग है ग्लाइकोप्रोटीन की, आपके स्टीरोल की। देख लिया ना आपने, बता दिया मैंने, ग्लाइकोप्रोटीन की स्टीरोल की लेयर है एक्रोसोम के ऊपर भी। और एक्रोसोम के अंदर क्या है? स्पर्म लाइसिन है, कई तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट है। तो देखो, एक्रोसोम इट इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर कंटेन एंजाइम स्पर्म लाइसिन, कई तरह के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक। अब एक बात और, ये जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ये जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं एक्रोसोम के अंदर, स्पर्म लाइसिन, ये एंजाइम इसलिए होते हैं क्योंकि स्पर्म को जाना कहाँ पर है? स्पर्म को जाना है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। स्पर्म को जाना है फीमेल के वेजाइना के अंदर, यूट्रस के पास, अंडे के पास जाना है, फाइनली एग के पास जाना है, एग के पास। तो स्पर्म को एग के पास जाना है। तो ये जो स्पर्म है, इस एग में अच्छे से पेनिट्रेट कर ले, इस एग में अच्छे से पेनिट्रेट कर ले, इसलिए स्पर्म के सिर पे जो आपका एक्रोसोम होता है ना, स्पर्म के सिर पे एक केप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं एक्रोसोम। उसके अंदर एंजाइम इसलिए होते हैं ताकि ये स्पर्म अच्छे से पेनिट्रेट कर ले एग के अंदर। क्लियर? ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्रोसोम केप लाइक स्ट्रक्चर कंटेन एंजाइम स्पर्म लाइसिन, कई तरह के एंजाइम हेल्प टू फर्टिलाइज द ओवम। ठीक। फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है पूरे पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती ही है। फिर उसके बाद बीचों बीच न्यूक्लियस जो कि हैप्लॉइड होता है। फिर आपको यहाँ पर नेक में देखने को मिलेगा पीसी। पीसी का मतलब हो गया प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और इसी प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल से यहाँ पर आपको एक्साइल फिलामेंट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। देखिए, ये जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है, ये जो एक्साइल फिलामेंट है, ये आपने पढ़ा है सेल डिवीजन में। अगर नहीं पढ़ा, नहीं याद आ रहा, तो इतना याद रखो कि आपको नेक रीजन में देखने को मिलेगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और आपको मिडिल रीजन में देखने को मिलेगा एक्सियल फिलामेंट। ये दो बात याद हो जाएगी। आपको नेक रीजन में क्या देखने को मिलेगा? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और आपको जो मिडिल रीजन है वहां पर क्या देखने को मिलेगा? एक्सियल फिलामेंट। और एक्सियल फिलामेंट का अरेंजमेंट कैसा रहेगा? 9+2 अरेंजमेंट रहेगा। ठीक। और यहाँ पर आपको इस तरह से स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेंगे। इस स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं नेबर कर्ण। क्या कहते हैं? नेबर कर्ण। फिर आपको टेल देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेयरिंग एब्सेंट है, और लेयरिंग एब्सेंट है इसलिए इसको बोला है नेक्ड फिलामेंट। तो ये जो टेल है, ये जो नेक्ड फिलामेंट है, ये स्पर्म को स्विम 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 करके अंडे तक पहुंचाने में मदद करते हैं, मोटिलिटी में रोल प्ले करते हैं। क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? चलिए मैं सांस ले लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? स्पर्म का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? तो एक बार मैं बता देता हूँ अभी तक हमने क्या क्या देखा, जरूरी है भैया रिकॉल करना। फिर फीमेल स्टार्ट करेंगे ना हम। सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, फिर ये टेस्टिस से बातें करी थी बहुत देर तक हमने, है ना। फिर ये लेयर देखी थी टेस्टिस की जो हमने पीछे निकाल दी है। ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, रेटेटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, है ना। फिर आपका वास डेफरेंस हो गया, और एपिडाइमिस हो गया, कैपिट हेड, और कोडा एपिडाइमिस। ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया,
अच्छे से समझे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को। फिर ये पाथवे हो गया आपका, फिर ये एसेसरी ग्लैंड्स का सेक्रीशन हो गया, फिर कुछ कंडीशन थी जैसे एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया और एक क्रिप्टोकिडिज्म, जिसमें वो टेस्टिस ही नीचे नहीं आ पा रहे थे, या तो एक आ पा रहा था या एक भी नहीं आ पा रहा था। ठीक है। फिर एक्सटर्नल जेनेटिलिया का हमने ट्रांसफर सेक्शन देखा था, हमने देखना था कि ये जो पेनिस का एनलार्जमेंट हो रहा है, ये जो पेनिस का इरेक्शन हो रहा है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये होता कैसे है। तो हमें पता लगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड वेसल होती है, वो ब्लड जो है यहाँ पर भर जाता है, एंगोज्ड हो जाता है, और उसी की वजह से ब्लड सप्लाई ज्यादा होने की वजह से इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है। फिर स्पर्मेटोजेनेसिस देखा, स्पर्म का प्रोडक्शन, अलग अलग टर्म्स देखे। फिर हमने देखा हार्मोनल कंट्रोल की, किस तरह से हार्मोन कंट्रोल करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। फिर हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब फाइनली हम स्टार्ट करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,